नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। वो सरकार क्या जो बच्चों पर और नौजवानों पर लाठियां मारे, उनको आंसू गैस की गोले छोड़े, किस लिए कि वो सिर्फ अपना हक मांग रहे थे। ऐसी संवेदनहीन सरकार मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। अभय दुबे जी से मैंने एक एक पहलू में बात की है कि इस सरकार का अंत क्या तय है। रोचक बातचीत है, आप देखेंगे तो अच्छी लगेगी। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मैं बातचीत में आमतौर पर शालीन रहता हूं और गालियां शाम मतलब रेयर ही निकालता हूं, गाली नहीं देता। लेकिन आज मेरे दिल से गालियां निकली सरकार को, देश के गृह मंत्री को, दिल्ली पुलिस के नाकारा लोगों को, जो मासूम बच्चों पे, लड़के लड़कियों पे लाठियां बरसा रहे थे। मैंने पिछले शायद कई सालों से ऐसा सीन नहीं देखा कि जिसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने बेटे को फोन किया और मैंने उसको डांटा कि तुम क्यों आज इधर उधर रहे, तुम प्रोटेस्ट में क्यों नहीं गए। कहा मैंने कि तुम भी आंदोलन में जाओ, लाठियां भी खाओ। इस देश का हर नौजवान एक सरकार की लाठी खाए, जिससे इस नौजवान को पता चले और इस सरकार को भी पता चले कि किसी नौजवान के पीठ पर पड़ी हुई लाठी हुकूमतें हिला दिया करती हैं। सरकार इतने घमंड में, इतने अहंकार में कोई बात करने को राजी नहीं। नौजवान जा रहे हैं, उनको बेसाहब तरीके से मारा जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जैसे ये पाकिस्तान की सेना हो। क्या हो गया है सरकार घमंड में चूर। सरकार के जानती नहीं है कि ऐसे ही मूवमेंट एक बार हुआ था, जेपी साहब ने, जेपी आंदोलन खड़ा हो गया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और आज बहुत अच्छा किया इन्होंने, मंडे का दिन चुना। संडे का दिन होता तो ये गोदी मीडिया कहती संडे था, पिकनिक करने लोग आ गए थे। सोमवार के दिन हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में, पटना में, मुंबई में, यूपी में, अलग अलग जगह प्रदर्शन किया। और इस बात का संकेत है कि लोगों ने सरकार से डरना बंद कर दिया है। ये संकेत है तानाशाही सरकार के लिए, लोग उनसे डरना बंद कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत अपनी बात से बाज नहीं आ रही। अभय जी, क्या ये संकेत है? क्योंकि जिधर जवानी चलती है देश उधर चलता है। नौजवानों की पीठ पर पड़ी लाठियां इस सरकार के लिए क्या कब्र बनने जा रही है, कफन बनने जा रही है, सरकार को नेस्तनाबूद करने जा रही है। क्या लगता है इस आंदोलन का हश्र क्या होगा? संजय जी, मैं आपके इस अवलोकन से पूरी तरह सहमत हूं कि लोगों ने सरकार से डरना बंद कर दिया है और ये आंदोलन उसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जीता जागता प्रमाण है। लेकिन सरकार ने जो बच्चों के ऊपर निर्ममता के साथ में चोट की है, प्रहार किए हैं, जिसमें किसी की टांग टूट गई है, किसी का सिर फट गया है, अब लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए गए हैं, ये सब हुआ है। इसके पीछे मैं समझता हूं कि जो दमन है वो तो निंदनीय है ही, इसके पीछे एक खास तरह की चिढ़ भी है। वो चिढ़ क्या है ये मैं बताना चाहता हूं आपको। वो चिढ़ ये है कि ये आंदोलन सरकार के हाथ से निकल गया, सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पाई, सरकार उसको नियंत्रित नहीं कर पाई। और इसका इसका नेतृत्व करने वाले जो लोग थे, जो दावा कर रहे थे कि वो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उस आंदोलन का आह्वान कर रहे हैं, वो लोग सिटपिटाते हुए नजर आए, पीछे हटते हुए नजर आए, अपने अनशनों को तोड़ते हुए नजर आए, हम अनशन क्यों तोड़ेंगे इसकी शर्तें रखते हुए नजर आए। लेकिन जनता ने आगे बढ़कर इस आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया, आम लोगों ने आगे बढ़कर इस आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया और वो संसद की तरफ झपटी, वो संसद की तरफ चल दी। नौजवान नारे लगाते हुए रेल भवन तक पहुंच गए और जैसे ही वहां पता चला, हुक्मरानों को पता चला कि नौजवान जो है वो देश की जवानी संसद की तरफ आ रही है, वैसे ही उन्होंने संसद भवन के दरवाजों में ताले लगा दिए और सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया, पुलिस फोर्स को आदेश दिया कि वो मोर्चा संभाल लें। और वो अपनी खौफनाक गन लेकर अपनी अपनी कारों के पीछे पोजीशन लेकर खड़े हो गए, पैंतरा बनाकर पूरी तरह खड़े हो गए कि संसद की तरफ जो आएगा उसके ऊपर हम गोलियां बरसाएंगे। नौजवानों ने लाठियां झेली, नौजवानों ने आंसू गैस झेली और बहुत निर्ममता के साथ पीटा गया। और वो अपनी जगह खड़े, एक तो पूरा वो तो वीडियो का क्लिप ऐतिहासिक है। इसमें एक नौजवान कह रहा है मारने वाले पुलिस वाले से, और मारिए सर और मारिए। वो लगातार पुलिस वाला मार रहा है, वो कह रहा है और मारिए और मारिए। सवाल ये है कि ये इस बात का सबूत है कि लोगों में, हम जानते हैं कि इस देश की जो आबादी है उसमें 18 साल से लेकर और शायद 35-40 साल तक के लोगों की जो संख्या है वो लगभग आधी है, या आधी से भी कुछ ज्यादा है इस देश में। तो युवा देश है हमारा देश युवा देश है।
और युवाओं में इस बात का प्रमाण मिल गया आज कि युवाओं में कितनी नाराजगी है इस सरकार के खिलाफ। कनॉट प्लेस पूरा का पूरा भरा हुआ था और आज वर्किंग डे था, यानी आज सोमवार का दिन था। सोमवार के दिन सब लोग दफ्तर जाने की जल्दी में रहते हैं। कितना जबरदस्त रूप से लोग निकल के आए। लड़कियों के साथ उनके माँ बाप भी आए थे, उनकी बेटियां भी पिटी और साथ में माँ बापों ने भी लाठियां खाई। अब आप अंदाजा लगाइए कि हुआ क्या होगा। इस प्रकार का दृश्य, आंदोलनकारी दृश्य, हम लोगों ने 2024 से पहले जो किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन के दौरान हम लोगों ने यह दृश्य देखा था। अब सोचिए आप संजय जी कि ये जो आंदोलन था, जो हुआ और कल फिर होगा, क्योंकि जंतर मंतर पर फिर लोग जमा हैं और फिर से वो कुछ आगे बढ़ेंगे, फिर से प्रशासन से, पुलिस से, सरकार से उनकी टक्कर होगी। और जब आंदोलनकारी नौजवानों की सरकार से टक्कर होने लगे, क्योंकि आंदोलनकारी नौजवान शांतिप्रिय हैं, वो पलट के हाथ नहीं उठाएंगे। समाजवादियों का नारा हुआ करता था, हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। इस तरह के नारे के तहत ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब सोचना ये है इसमें हम लोगों के लिए, राजनीतिक समीक्षकों के लिए, ये तो बात स्पष्ट हो गई, जनता में बहुत नाराजगी है और ये उस नाराजगी की एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसको देखकर सरकार की पीठ में, मोदी जी, अमित शाह और इन लोगों की पीठ में ठंडी लहर दौड़ गई होगी कि अगर हमने इस चीज को नियंत्रित नहीं किया, अगर हमने इस भावनाओं के आवेग को, इस आक्रामकता को किसी तरीके से गुमराह नहीं कर पाया, अगर हमने इसके खिलाफ एक कामयाब साजिश नहीं कर पाई, तो ये लोग हमारी ईंट से ईंट बजा देंगे 2029 में। 2027 में ही पहला नजारा दिखाई पड़ेगा उत्तर प्रदेश में और उसके बाद दूसरा नजारा दिखाई पड़ेगा 2029 में और इनकी इस सरकार की राम नाम सत्य हो जाएगी। अब हम लोगों को देखना यह है, हमारी समीक्षा का दूसरा पहलू, एक पहलू तो यह है, दूसरा पहलू यह है कि जो लोग इस आंदोलन का नेतृत्व करने का दावा कर रहे थे वो उस वक्त कहां थे। कि अभिजीत दीप के जो रेल भवन के सामने नारे लगाते हुए नौजवानों का जुझारू नौजवानों का दल जा रहा था, कम से कम 2,500-3 हजार नौजवानों का दल, क्या अभिजीत दीप के उसमें थे? उनके साथी उस वक्त कहां थे? उनके साथी उस वक्त जगत प्रकाश नड्डा से बातचीत करने के लिए उनके बंगले की तरफ जा रहे थे। जगत प्रकाश नड्डा की इसमें क्या भूमिका है? वो तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी इसमें क्या भूमिका है? वो गृह मंत्री भी नहीं है, वो शिक्षा मंत्री भी नहीं है, उनसे बातचीत करने क्यों जा रहे थे? उनको जाके उन्होंने अपना ज्ञापन क्यों दिया? क्या सरकार ने जगत प्रकाश नड्डा को नियुक्त किया था कि वो सरकार की तरफ से इन लोगों से बातचीत करे? इस प्रकार का भी कोई वक्तव्य नहीं आया। ऐसा होता है, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो सरकार की तरफ से नियुक्त जो समिति थी वो किसानों से बातचीत करती थी, उसमें कृषि मंत्री भी शामिल थे। ये बात हमारी बिल्कुल समझ में आने वाली है। अगर जेपी नड्डा को नियुक्त किया गया है तो हमें उनकी और आंदोलनकारियों के इन स्वघोषित नेताओं की मुलाकात पे कोई हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसा कोई वक्तव्य नहीं आया है, ऐसी कोई बात नहीं आई है कि ये सरकार के प्रतिनिधि के तौर जगत प्रकाश नड्डा मोदी सरकार की नुमाइंदगी कर रहे थे, ऐसा कोई नहीं आया। उनसे मिलने क्यों गए, एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरे, सोनम वांगचुक क्या कर रहे थे उस वक्त? सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में पुलिस ने उनको भर्ती कर रखा है। वांगचुक कहना है हमें जबरदस्ती भर्ती कर रखा है, ठीक, हम ये बात मानने को तैयार है। वांगचुक ने अपने हस्तलेख में एक पत्र जारी किया, उस पत्र में अनशन तोड़ने की 3 शर्तें रखी गई। उनके हस्तलेख में, अंग्रेजी में है, सोशल मीडिया पर मौजूद है, आप चाहें तो इस कार्यक्रम में भी उस पत्र को दिखा सकते हैं और बड़े बड़े हरूफों में उन्होंने अपनी बात लिखी है। पहली बातचीत में वो ये कहते हैं कि सरकार परीक्षाएं नहीं कर पाई, पेपर लीक हुआ, शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है, इसकी जिम्मेदारी ले, और माफी मांगे। पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जब मैं और काकरोच पार्टी के नेता संसद की दहरी पे पहुंच जाएं, तब विभिन्न पार्टियों के नेता बाहर निकल कर आए और हमको ये आश्वासन दें कि वो संसद में इस मसले को उठाएंगे। तीसरी, अगर स्वास्थ्य की समस्या के कारण
या किसी अन्य वजह से हम वहां पर नहीं जा पाए तो वो नेता अस्पताल आए और हमको ये भरोसा दें कि हम संसद में ये बात उठाएंगे, तब मैं अनशन तोड़ूंगा। अब आप सोचिए, इन तीनों वक्तव्यों में मोदी जी का नाम कहीं नहीं है, इन तीनों वक्तव्यों में धर्मेंद्र प्रधान का नाम कहीं नहीं है, इन तीनों वक्तव्यों में भी पूरी जिम्मेदारी विभिन्न पार्टियों के, विपक्ष के नाम नहीं लिया, विभिन्न पार्टियों के नेताओं पर डाली गई है। बीजेपी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली गई है इसके अंदर, भाजपा की सरकार के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली गई है। ये नहीं कहा गया कि सरकार अगर ऐसा नहीं करेगी, ऐसा नहीं करेगी तो हम, जहां तक जिम्मेदारी मानने का सवाल है, धर्मेंद्र प्रधान तो पहले भी जिम्मेदारी अपनी स्वीकार कर चुके हैं, पहले ही माफी भी मांग चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा नहीं देंगे। धर्मेंद्र प्रधान तो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि भाई जो पेपर लीक हुआ है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, नीट के पेपर लीक होने की जिम्मेदारी मेरी है, ये वो कह चुके हैं। तो आप सरकार से वो मांग रख रहे हैं जो सरकार पहले ही आपकी पूरी कर चुकी है, आपकी मांग रखने से पहले पूरी कर चुकी है। उसके बाद में आप विपक्ष के नेताओं के ऊपर, विभिन्न पार्टियों में, कोट अनकोट कहता हूं, उन पार्टियों के नेताओं से मांग करते हैं कि आप ये कैसे कीजिए। मेरा सवाल यही है कि क्या अभिजीत दीप के संसद की तरफ मार्च कर रहे लोगों का नेतृत्व कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, वो वहां पे नहीं थे। तो जो लोग जंतर मंतर पे इतने दिनों से अनशन, धरना और अनशन करके अपने आप को नए उभरते हुए नेता के तौर पे पेश कर रहे थे, जो लोगों का आह्वान कर रहे थे कि वो आए और संसद की तरफ मार्च करें, वो उस वक्त जगत प्रकाश नड्डा से कोई समझौता वार्ता कर रहे थे या उनको कोई ज्ञापन दे रहे थे, जो अपने आप में एक रहस्यपूर्ण बात है कि भाई नड्डा साहब का इस मसले से क्या संबंध है। आपने इतने दिन से सोनम वांगचुक ने अनशन किया, दीप के ने, कभी नड्डा का नाम आया बीच में? कहीं नड्डा का तो कभी नाम नहीं आया। तो ये अच्छा, तो आप बता दीजिए फिर नड्डा कहां से आए होंगे, नड्डा आए कहां से होंगे, फिर नड्डा कहां से आए होंगे, नड्डा की एंट्री कैसे हुई? मैं तो खुद ये सवाल उठा रहा हूं। देखिए, अभिजीत दीप को कई प्रश्नों का जवाब देना है। पहली बात, नड्डा को कैसे, नड्डा उनसे मिलने के लिए, नड्डा अपनी मर्जी से तैयार हो नहीं हो सकते मिलने के लिए? इतनी हिम्मत तो है ना किसी की? क्या कोई नेता अपनी, कोई केंद्रीय मंत्री अपनी मर्जी से मिलने को तैयार हो जाएगा? औकात ही नहीं है, औकात ही नहीं है किसी की। अच्छा, सरकार घोषित रूप से नड्डा को अपना नुमाइंदा भी नहीं घोषित कर रही कि भाई सरकार की तरफ से नड्डा जी तो बर्फ पे लगे हुए, ढक्कन टाइप के हो गए हैं जब से वो अध्यक्ष बटे, बचा क्या उनके पास? वही मैं कह रहा हूं, तो ये सब जो हो रहा है, देखिए, पूरे घटनाक्रम के दो हिस्से हैं, दोनों को बिल्कुल अलग अलग करके देखा जाना चाहिए। और इसमें बहुत स्पष्टता है मेरे दिमाग में। जो आंदोलनकारी छात्र हैं, जो बलिदानी छात्र हैं, जो पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, जो खून बहा रहे हैं, जो सरकार का दमन झेल रहे हैं, जो सरकार से आतंकित होने के लिए तैयार नहीं है, जिन्होंने आज मुकाबला किया और कल भी मुकाबला करेंगे और परसों भी मुकाबला करेंगे, बार बार मुकाबला करेंगे, एक तो वो लोग हैं। मैं उनके साथ खड़ा हूं, आप भी उनके साथ खड़े हुए हैं, 4 PM भी उनके साथ खड़ा हुआ है। और हम लोगों को जब भी मौका मिलेगा, जैसा भी मौका मिलेगा, हम उनके आंदोलन को मजबूत करेंगे, उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाएंगे। लेकिन ये जो हैं, जो लोग इस आंदोलन का नेतृत्व करने का दावा कर रहे थे, इनकी तरफ हम एक कड़ी समीक्षात्मक नजर डालेंगे। हम इनके भी निंदक नहीं है, हम इनके ऊपर एक कड़ी समीक्षात्मक नजर डालेंगे। इनको हम पतली गली से नहीं निकलने देंगे। भाई सवेरे सवेरे अभिजीत दीप ने कहा कि हमने अपना अनशन तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? हमसे सोनम जी ने कहा है कि तोड़ दीजिए, हमने तोड़ दिया। फिर जब इन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया तो वामपंथी जो 3 छात्र, उसमें नेहा भी थी, वो कर रहे थे, तो उन्होंने भी फिर संतरे का जूस पी के उन्होंने भी अनशन अपना तोड़ दिया। आप सोचिए, जब आज मौका था संसद की तरफ मार्च करने का, उस वक्त ये लोग अनशन तोड़ रहे थे। मैं वामपंथी छात्राओं छात्राओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही अनशन तोड़ दिया अपना। सोनम वांगचुक को तो पुलिस उठा ले गई, तो उन्होंने भी सोचा अब क्या होगा अनशन करके, उन्होंने तोड़ दिया। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी अभिजीत दीप की है। देखिए, मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है और मैं इसमें कोई हेरा फेरी नहीं चाहता करना। जी,
आपकी बातों से तो आंदोलनकारी लोगों में निराशा हो जाएगी, ये कहेंगे यार ये तो खेल हो नहीं, रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल नहीं, आंदोलनकारी लोगों में बिल्कुल कौन निराशा नहीं करेगा है। आंदोलनकारी तो इनके लीडरशिप, मोहताज है ही नहीं अब, आंदोलनकारी तो इनके लीडरशिप मोहताज है ही किसकी नहीं रहेगी? है। कौन लीडरशिप करेगा? कोई भाई लीडरशिप अब करेगा नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसे योगेंद्र यादव गए वहां पर, उन्होंने उनके साथ धरना दिया, वो रहे उनके साथ लगातार। आज आज किसने उनका नेतृत्व किया? जनता ने स्वयं अपना नेतृत्व किया। तो क्या और ये इसी एक बड़ा आपने देश के इतने बड़े आंदोलन देखे हैं, हाँ, कोई भी बड़ा आंदोलन लंबे समय तक क्या किसी बिना लीडरशिप के चल सकता है? देखिए, आपको आपको याद होगा कि जो गुजरात में आंदोलन शुरू हुआ था, इससे बाद में 1974 का संपूर्ण क्रांति आंदोलन निकला, उस आंदोलन की मांग क्या थी? मेस में जो खाना दिया जाता था छात्रों को, वहां का सवाल था कि भाई आपने उसके पैसे बढ़ा दिए, बहुत मामूली सा वो आंदोलन था। फिर वो आंदोलन बिहार आता है, वो आंदोलन था चिमन भाई पटेल के खिलाफ। फिर बिहार में अब्दुल गफूर के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, वो आता है, अब्दुल गफूर के खिलाफ चलने वाला आंदोलन चिमन भाई पटेल के खिलाफ आंदोलन से मिल जाता है। फिर सब नेता लोग जाते हैं जयप्रकाश नारायण के पास कि आइए आप हमारा नेतृत्व कीजिए। आंदोलन पहले से चल रहा था, उसको बड़ा नेतृत्व बाद में मिलता है। फिर वो जब जयप्रकाश नारायण जुड़ जाते हैं तो अन्य पार्टियां भी उसके साथ जुड़ जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा अभी फिर ऐसा होगा, मैं बता रहा हूं कि आंदोलन कोई ऐसा नहीं है, कोई किताब में जिस तरह लिखा हुआ उस तरह नहीं होते आंदोलन। हर आंदोलन अपने तरीके से होता है। अब किसान आंदोलन कैसे शुरू हुआ था, कहां से कहां पहुंच गया, हमें तो उसकी एक एक घटना पता है। मैंने तो किसान आंदोलन का इतिहास लिखा है, कब कहां कौन सा आदमी किस सड़क के किस मोर्चे किस नुक्कड़ पे बैठा था धरना देने के लिए, किस नुक्कड़ से उठ के कहां पहुंच गया, पहले वो क्या कहता था, बाद में क्या कहता था, कैसा क्या हुआ, किसके आंसू निकले, किसने झपट्टा मारा, सब हमें पता है। अब किसान आंदोलन हुआ था, देखिए एक राजनीतिक प्रक्रिया चल रही है, आंदोलनकारी प्रक्रिया चल रही है, इसकी तरफ ध्यान से देखना होगा हमें और इसे फर्जी नेताओं से मुक्त कराना होगा ताकि उसको असली नेता प्राप्त हो सके। अगर फर्जी नेताओं से मुक्त कराया जाएगा तब असली नेता मिलेंगे, अगर फर्जी नेता हावी रहेंगे तो असली नेता कैसे मिलेंगे? अन्ना ने भी घर बैठे बैठे बयान जारी कर दिया, अन्ना क्यों नहीं आते, क्यों नहीं मोर्चा संभालते यहाँ पे आके? अरे भाई, आप भी कैसी बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर अन्ना हजारे में जरा भी कोई दम होती, कोई, ये तो एक रबड़ का टुकड़ा लाया गया था, उसमें हवा भरी गई थी और उसको बैठा दिया गया था फुलाकर। तो खत्म हुआ, उसके बाद से कभी कुछ हुआ है कुछ अन्ना हजारे का? तब से पिछले 2011, 12, 13 में अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, उसके बाद से कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। अन्ना हजारे से क्या होगा? ये तो बेकार की बात है। अन्ना हजारे का तो नाम भी हमें नहीं लेना चाहिए। अगर अन्ना हजारे का हम नाम ले रहे हैं तो बेकार में हम ऐसे व्यक्ति को महत्व दे रहे हैं जिसको कोई लाएगा, फुला के बैठा देगा, तब वो कुछ 2-3 बातें कहेगा, 4-5-7 दिन भूखा रहेगा, बस ये है, ये उनकी पूरी बात है। अन्ना हजारे क्या मतलब है इन बातों से? अच्छा, कुछ लोगों नेताओं ने तो गजब काम किया, जैसे उमर अब्दुल्ला, वो ऑटो में बैठ के पहुंच गए पुलिस को चकमा देके। डिम्पल यादव आज बिल्कुल सड़क पे बैठ गई अब लोगों के साथ में। पॉलिटिकल पार्टी के नेता और बॉलीवुड के भी बहुत जाने माने हस्तियां वहां पहुंचने लगी। सरकार को लगने लगा कि शायद अब ये पॉलिटिकल बड़ा मूवमेंट, बॉलीवुड का मूवमेंट, पब्लिक का मूवमेंट, छात्रों का मूवमेंट, ये सब एकजुट हो रहा है। अब सरकार क्या ये करेगी? सरकार सरकार के कर मुंह भी, पर हवाइयां उड़ रही थी, सरकार डरी हुई थी, घबराई हुई थी, सरकार की समझ में नहीं आ रहा था कि इसका कैसे निपटें, कहीं अनहोनी ना हो जाए कोई, कहीं इससे कोई किसी बड़े आंदोलन को ट्रिगर पॉइंट ना मिल जाए। ये सब बातें सरकार और उनकी रणनीतिकारों के दिमाग में थी। अब आप तो ये सोचिए कि इस वक्त सरकार क्या सोच रही होगी, सरकार क्या योजना बना रही होगी, कल कैसे मतलब इस आंदोलन की हवा निकाली जाए, जो आज घटित हुआ है वो कल घटित ना हो पाए। सोचने की बात तो ये है ना, जो आज घटित हुआ है वो कल घटित ना हो पाए। क्या सोच रही होगी, क्या प्लानिंग कर रही होगी? हम कैसे कह सकते हैं क्या प्लानिंग कर रही होगी? कुछ ना कुछ जरूर प्लानिंग कर रही होगी, क्योंकि आज धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह से भी मिले हैं, बहुत देर तक उन दोनों के बीच में बातचीत भी हुई है। अब इस आंदोलन का भविष्य आप क्या देखते हैं कि ये आंदोलन रुकेगा, ये आंदोलन नहीं चलेगा या रुकने वाला है भाई, ये आंदोलन क्यों रुकेगा? नहीं रुकेगा। इसका रूप बदल सकता है, इसका स्थान बदल सकता है, ये आंदोलन तो नहीं रुक, ये आंदोलन तो लोगों के दिमाग में हो रहा है। ये बात दबने वाली, देखिए कुछ बातें दबने वाली नहीं है। अब
पेपर लीक का मामला दबने वाला नहीं है, शिक्षा व्यवस्था की दुर्गत है वो दबने वाली नहीं है, राम मंदिर के घोटाले का मामला दबने वाला नहीं है, एथेनॉल के नाम पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है दबने वाला नहीं है। राहुल गांधी बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं भाई पेपर लीक के सवाल के ऊपर। हाँ, उत्तराखंड में तो धुआं निकाल दिया उन्होंने, इतनी भीड़ हाँ, इतनी भीड़। वही तो बता रहे। वो तो उत्तराखंड आप कहीं बंगलौर का देख लीजिए, आप कोटा का देख लीजिए, आप देहरादून का देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। लोगों में बहुत नाराजगी है, जो 20-25 हजार नौजवान वहां जाते हैं, ऐसे ही नहीं जाते हैं 20-25, कोई वजह होती है उसकी भाई। यहाँ इतने लोग आए, उन्होंने पुलिस के डंडे झेले, गालियां झेली, उन्होंने खून बहाया अपने, ऐसे ही तो ना कहा, कोई ऐसे थोड़ा पिटने के लिए आ जाता है। मामला बहुत ठोस है, मामला बहुत जबरदस्त है, और ये सरकार जो है ना वो समझ नहीं रही है। जो सरकार के दक्षिणपंथी हैंडलर्स हैं वो गालियां दे रहे हैं सरकार को, बड़ी मूर्ख सरकार है, एक गलती को छिपाने के लिए 3 गलतियां और कर रही है। संघ को क्या लग रहा होगा, आरएसएस को क्या लग रहा होगा, नौजवानों पे ये लठ चल रहे हैं, ये उनका भविष्य अच्छा करेंगे, नौजवान भूल जाएंगे। सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि इससे कैसे बचा जाए, इस मामले को निष्प्रभावी कैसे किया जाए। अब तो पूरा चुनौती ही उनके सामने ही है। कुछ सबसे खतरनाक ये कह नहीं सकते कि ये कह नहीं सकते कि ये मुद्दा गलत है, ये कुछ नहीं कह सकते। उनके किसी तरह से उन्होंने जिनको भी पता है वो भाई इसमें धर्मेंद्र प्रधान इस देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति हैं, बैठे हुए हैं सरकार में, और उनको अराजक कह रहे हैं, जो आंदोलनकारी उनको अराजक कह रहे हैं। तो इन लोगों ये लोग तो बहुत ही निर्लज्ज किस्म के लोग हैं ना, तिकड़मी और निर्लज्ज हैं, इसके अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है। देश और समाज से इनका कोई वास्ता है नहीं, सत्ता में कैसे चिपके रहना है। और जाने कितनी तो बात। अब देखिए एक खबर ये आई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 20 से ज्यादा संगठनों को ओएनजीसी ने सैकड़ों करोड़ रुपए दिए हैं। भास्कर में खबर आई है। अब ये इस तरह की बातें निकल के आ रही है ना पूरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संगठनों की। तो अब ये धीरे धीरे करके सब ऐसा होता है ना कि वो जो इस तरह के जो पाप होते हैं वो छिप नहीं पाते। एक ऐसी घड़ी आती है जब सब धीरे धीरे करके, बाइबल में कहा है ना कि एक ना एक दिन लोगों के पाप उनको रिविजिट करते हैं, उनसे दोबारा मुलाकात करने के लिए आते हैं। इस वक्त बीजेपी की सरकार के पाप उससे मुलाकात कर रहे हैं। कितनी खराब बात है कि मोदी जी का बिल्कुल अंतिम दौर चल रहा है, लंबी उम्र दे भगवान, लेकिन उम्र तो बढ़ी रही है, तो बुढ़ापा सिर पे सवार हो रहा है। बीजेपी की तरफ सन्नाटा खिंचा हुआ है ना। इतनी बड़ी घटना हो गई, बीजेपी की तरफ से सन्नाटा खिंचा हुआ है। आपने सुना उनके प्रवक्ताओं ने वो आरोप भी नहीं लगा रहे कोई, अभी तो वो सोच रहे होंगे आरोप कौन सा लगाएं। उनकी जगह गोदी मीडिया के चैनल के एंकर लगा रहे हैं। एक एंकर को मैं सुन रहा था कि इन नौजवानों ने नेपाल का नाम लिया, कान खोल के सुन लो नौजवानों, तो नेपाल का नाम लिया तो ठीक कर दिया जाएगा। इन एंकरियों को क्या किया जाए, ये अभी भी आंदोलन में उन्हीं नौजवानों को हड़का रहे हैं। नहीं वो तो जिसकी खाते हैं उसकी बजा रहे हैं। आप देख रहे हो अभय जी, बेचारे रिपोर्टर की क्या गलती, माइक देख के लोग घेर के गोदी मीडिया, वापस जाओ गोदी मीडिया, ऐसे बेइज्जत कर रहे हैं। बेचारे माल कमा रहे हैं इनके मालिक, सरकार से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इनके मालिक, वो गाली खा रहा है, इनका गाली खा रहा है बेचारा फील्ड का रिपोर्टर। आप देखिए, आप तेल देखिए, तेल की एक कहावत है ना, तेल देखिए तेल की धार देखिए। हम भी देखेंगे तेल की धार और सरकार भी देखेगी तेल की धार। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझसे बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, और बिल्कुल सही बात आपने सुनी। आप सोचिए आपके बच्चों का भविष्य क्या कर रही है सरकार। पेपर लीक, नली परीक्षा में नकल, ठेके पे नकल, नौकरी अपने भाई भतीजों को, इससे खराब सरकार आपने कभी देखी है। खिलाड़ी हक मांगे तो उनको घसीटा जाता है, बच्चे हक मांगे तो उनको लाठी दी जाती है। घमंड में चूर है, घमंड रावण का भी नहीं रहा, तो इस अहंकारी सरकार का भी नहीं रहेगा। बहुत जल्दी इनका बोरिया बिस्तर बंधने वाला है, यकीन मानिए। मैं सही कह रहा हूं या गलत, कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।